स्वागत है आप सबका। आज हम मेल रॉबिन्स की एक सोच पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। सुनने में ये मतलब बहुत सिंपल लगती है, पर शायद रोज की जो उथल-पुथल है ना जिंदगी की, उसमें शांति ला सकती है। इसको लेट देम थ्योरी कहते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं जो इस नजरिए को समझाते हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये सिर्फ दो शब्द लेट देम, या हिंदी में कहें तो उन्हें करने दो, ये कैसे हमारी वो चिंता कम कर सकते हैं। वो चिंता जो अक्सर दूसरों के कामों या उनके फैसलों से पैदा होती है। कभी सोचा है हमारी कितनी दिमागी एनर्जी सिर्फ इसी में चली जाती है कि भाई दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो ये करना चाहिए था। कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, किसी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने हमारी सलाह ही नहीं मानी, और हम बस उसी में उलझ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यहीं से मेल रॉबिन्स की सोच एक अलग रास्ता दिखाती है। चलिए इसे जरा खोलते हैं, समझते हैं। तो ये लेट देम थ्योरी आखिर है क्या? मतलब इसका सार क्या है? बिल्कुल। देखिए, सरल शब्दों में इसका मतलब है दूसरों के कामों पर, उनके फैसलों पर, यहाँ तक कि उनके विचारों पर भी अपना कंट्रोल छोड़ देना। अगर कोई आपको मान लीजिए नज़रअंदाज करना चाहता है तो करने दें। अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, ठीक है, उन्हें असहमत होने दें। अगर कोई आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रहा तो उन्हें अपना रास्ता चुनने दें। मेल रॉबिन्स यही कहती हैं कि हम दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो असल में नाकाम कोशिश है। उसमें हम अपनी कीमती एनर्जी बर्बाद करते हैं, जबकि हमारे हाथ में है ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, जैसे कि क्या हमें परवाह नहीं करनी चाहिए? लेकिन शायद इसका मतलब कुछ और गहरा है। सेल्फ वर्थ से, अपनी कीमत से जोड़ लेते हैं। जैसे वो उदाहरण आपने दिया या मैं देती हूँ, उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, इसका मतलब क्या निकालते हैं हम? मैं उनके लिए जरूरी नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, यही सोचते हैं। पर सच ये है कि उनका व्यवहार ना अक्सर उनकी अपनी सिचुएशन, उनकी सोच या उनकी लिमिटेशंस का आईना होता है, आपकी कीमत का नहीं। ये लेट देम सोच हमें बस ये याद दिलाती है कि उनकी पसंद, उनके फैसले, उनकी जिम्मेदारियां हैं, हमारी नहीं। और जैसे ये समझ आता है ना, चिंता की एक बहुत बड़ी वजह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त मुझे कहीं बुलाना भूल गए, तो पहली रिएक्शन क्या होती है? दुख होता है, गुस्सा आता है, या ये सोचते हैं कि भाई हाँ, कि दोस्ती में कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और यहीं पर ये सोच काम आती है, बजाय इसके कि हम घंटों ये सोचते रहें कि क्यों नहीं बुलाया, क्या गलती हो गई मेरी। ये नजरिया कहता है ठीक है, उन्हें भूलने दो, उन्हें चुनने दो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं होगा, इमोशंस तो आएंगे, वो नेचुरल है। हाँ, वो तो है। लेकिन आप उस भावना में फंसकर, दूसरों को ब्लेम करके या खुद को कम मानकर अपनी जो मन की शांति है ना, उसे नहीं खोएंगे। आप वो एनर्जी कहीं और लगा सकते हैं, अपनी शाम को किसी और तरह से अच्छा बना सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल फ्रीडम है। अच्छा, ये तो समझ आया। लेकिन रिश्तों में पार्टनर, परिवार, दोस्त, यहाँ इसे लागू करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता? वहां तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। रिश्तों में ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। हम चाहते ही हैं कि हमारे करीबी हमें समझें, हमारी ज़रूरतें पूरी करें, हमारे हिसाब से चलें। और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है, शिकायतें होती हैं। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि पार्टनर हमेशा हमारी फीलिंग्स को समझेगा, या बच्चे वही करियर चुनेंगे जो हमें सही लगता है। और जब वो ऐसा नहीं करते तो फिर टकराव होता है, झगड़े होते हैं। बिल्कुल, यही लेट देम सोच कहती है, उन्हें अपनी भावनाओं को अपने तरीके से महसूस करने दो, उन्हें अपना रास्ता चुनने दो। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतें ना बताएं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, वो ज़रूरी है। हाँ, बातचीत तो ज़रूरी है। बात बस इतनी सी है कि आप जो फाइनल फैसला है ना, उसका कंट्रोल उनके पास छोड़ देते हैं। आप उन्हें बदलने की जो भारी जिम्मेदारी हमने ओढ़ रखी होती है, उससे खुद को आज़ाद कर लेते हैं। इससे रिश्ता फिर जोर ज़बरदस्ती या कंट्रोल पर नहीं टिकता, बल्कि आपसी सम्मान और स्वीकृति पर टिकता है। वो ज़्यादा ऑथेंटिक बनता है, मतलब सच्चा और खरा, जहाँ दोनों अपनी असलियत के साथ रह सके बिना किसी मास्क के। ये बात दोस्तों पर भी लागू होती होगी। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, आजकल कम बात कर रहा है या प्लान कैंसिल कर देता है बार बार। मन में तो आता ही है, शायद मैं अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा उसके लिए। हाँ, और ये सोच दुख देती है, बिल्कुल देती है। यहाँ भी वही प्रिंसिपल काम करता है।
ठीक है, उन्हें अपनी प्राथमिकताएं चुनने दो। हो सकता है उनकी जिंदगी में कुछ और चल रहा हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। अगर रिश्ता मजबूत है, उसमें दम है, तो वो वापस जुड़ेंगे। अगर नहीं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि शायद ये रिश्ता वैसा नहीं था जैसा आप समझ रहे थे। इस तरह आप बेवजह खुद को दोषी मानने से या मन में कड़वाहट पालने से बच जाते हैं। आप अपनी एनर्जी उन रिश्तों में लगाते हैं जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बैलेंस हो। और परिवार, वहाँ तो अक्सर पीढ़ियों के विचारों का टकराव होता ही रहता है। माँ बाप चाहते हैं बच्चे उनकी सुने, बच्चे चाहते हैं माँ बाप उन्हें समझें। परिवार में तो ये सोच सच में शांति ला सकती है। बच्चे अपनी मर्जी का करियर चुने या लाइफ पार्टनर चुने, ठीक है, करने दें। भाई बहन अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं, उन्हें जीने दें। माता पिता अपने विश्वासों पर, अपनी मान्यताओं पर टिके रहें, उन्हें रहने दें। बहस करने या उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय आप बस अपनी राय शांति से रख सकते हैं और फिर उन्हें उनके फैसले लेने दे सकते हैं। जब हम दूसरों को बदलने का ये बोझ उतार देते हैं ना, तो हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसे वो हैं। ये जो एक्सेप्टेंस है, यही चिंता कम करती है। और हैरानी की बात यह है, जब लोगों को लगता है ना कि उन्हें बिना जज किए स्वीकार किया जा रहा है, तो कई बार वो खुद ही ज्यादा समझदारी या लचीलापन दिखाने लगते हैं, बिना हमारी कोशिश के। ये तो हुई रिश्तों की बात, लेकिन ये सोच हमारे खुद के बारे में महसूस करने के तरीके को, मतलब हमारे सेल्फ एस्टीम को कैसे असर करती है। हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। हम अक्सर अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। अगर वो मेरी तारीफ करेंगे तभी मैं अच्छा हूँ, अगर वो मुझे पसंद करेंगे तभी मैं काबिल हूँ। हमारा जो आत्मसम्मान है, यानी हम खुद को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, वो जैसे दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। सोशल मीडिया ने शायद इसे और बढ़ा दिया है। बिल्कुल, लेकिन जब आप ये सीखना शुरू करते हैं कि उन्हें करने दो, चाहे कोई आपको पसंद ना करे, आपकी बुराई करे या आपको कम समझे, तो आप अपनी कीमत का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। आप अंदर ही अंदर कहते हैं, ठीक है, ये आपकी राय है, मेरी कीमत आपकी राय पर डिपेंड नहीं करती। मेरी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, अपने उसूलों पर कितना खरा उतरता हूँ। ये सोच धीरे धीरे अंदर से आपको मजबूत बनाती है। और शायद ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो शायद हम कभी कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और उनके फैसलों के हिसाब से जीते हैं, तो हम अपनी असलियत, अपनी जो पोटेंशियल है, उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। हम अक्सर वो रास्ता चुनते हैं जो सेफ है, जिस पर सबकी हाँ है, भले हमारा दिल कहीं और जाना चाहता हो। लेट देम बी थ्योरी हमें वो मेंटल स्पेस देती है, वो आज़ादी देती है जिससे हम खुद को खोज सकें। वो कैसे, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, जैसे मान लीजिए आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया शौक पालना चाहते हैं या अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, और लोग कहते हैं, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो बेकार है, तुम नहीं कर पाओगे। अब अगर आप उनकी राय में उलझ गए तो शायद आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी राय रखने दो, तो आप उस बाहरी शोर से, उस नेगेटिविटी से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करने की, गलतियां करने की और उनसे सीखने की खुली जगह मिलती है। आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस या फेलियर का पैमाना अब बाहरी अप्रूवल नहीं है, बल्कि आपका अपना एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग है। जैसे कोई नया करियर चुनना चाहता है, शायद कुछ हटके आर्ट्स में जाना चाहता है या अपना स्टार्टअप करना चाहता है, और परिवार या दोस्त कहते हैं, अरे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पहले शायद डर लगता, हाँ, डर लगता, और बहुत लोग शायद वो सपना छोड़ भी देते हैं। लेकिन इस सोच के साथ आप कहते हैं, ठीक है, उन्हें सोचने दो, उन्हें अपनी चिंता जताने दो। उनका डर या उनकी सोच उनकी अपनी जर्नी और उनके अनुभवों का नतीजा है। आपकी यात्रा आपकी है। जब आप दूसरों की राय के प्रेशर से बाहर निकलकर अपने अंदर की आवाज सुनकर फैसले लेना सीखते हैं, वही तो असली पर्सनल ग्रोथ है। और ये जो ओवर थिंकिंग की आदत होती है ना, ज्यादा सोचने की, उसको भी कम कर सकता है ये। वो जो हम घंटों सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। निश्चित रूप से ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों के बिहेवियर का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और उसे पर्सनली ले लेते हैं, खुद से जोड़ लेते हैं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जरूर मुझसे कोई नाराजगी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। उसने मेरे मैसेज का सीन करके छोड़ दिया, मैंने जरूर कुछ गलत कह दिया होगा। ये सोच कहती है, ठीक है, उन्हें इग्नोर करने दो, उन्हें जवाब ना देने दो।
आप उन अनसुलझे सवालों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिनका जवाब शायद आपको कभी मिले ही ना, या जिसका जवाब आपसे जुड़ा ही ना हो। मेल रॉबिन्स की वो 3 सवाल यहाँ बड़े काम के हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं जब किसी के बिहेवियर से तकलीफ हो। क्या उनका ये बर्ताव मेरी कीमत तय करता है? जाहिर है नहीं। क्या ये मेरी तरक्की रोक सकता है? सिर्फ तभी जब मैं इसे खुद पर हावी होने दूं। क्या मैं इसे छोड़कर अपने रास्ते पर, अपने काम पर ध्यान दे सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। ये सवाल आपको अटकने से बचाते हैं और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। अब करियर और सक्सेस की बात करते हैं। यहाँ तो लोग क्या कहेंगे का डर शायद सबसे ज्यादा होता है। प्रमोशन हो, नौकरी बदलना हो, अपना काम शुरू करना हो, हर कदम पर जैसे दूसरों की राय बहुत मैटर करती है। भले हमारी रुचि कहीं और हो। यहीं पर मेल रॉबिन्स की सोच एक बड़ा बदलाव ला सकती है। देखिए, ये उदासीनता नहीं है, बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजिक फोकस है। स्ट्रैटेजिक फोकस, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, इसका सोच समझकर चुनाव करना। मान लीजिए आपने कोई लीक से हटकर करियर चुना। शायद आप राइटर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ बनाना चाहते हैं। लोग शक करेंगे, कहेंगे इसमें पैसा नहीं है, तुम कामयाब नहीं होगे। अब आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप उनसे बहस करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, उनकी आलोचना से दुखी हों, या फिर आप कहें ठीक है, उन्हें शक करने दो, उन्हें क्रिटिसाइज करने दो, उन्हें सवाल उठाने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा, तो मतलब आप अपनी एनर्जी बहस में वेस्ट करने के बजाय अपने काम को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। बिल्कुल। आपकी सफलता की परिभाषा आप खुद तय करते हैं, दूसरों की राय नहीं। इससे फैसले लेना आसान हो जाता है क्योंकि आपको सबकी हाँ की जरूरत नहीं। आप बस खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे वैल्यूज और मेरे गोल्स के साथ अलाइन करता है? अगर जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर सफल लोग यही करते हैं। वे दूसरों के डाउट्स को सुनते हैं पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यहाँ भी वही सोच काम आती है, लेट देम क्रिटिसाइज। उनका नजरिया उनका है, आपका काम है अपने लक्ष्य पर फोकस रखना और सीखते रहना। ये आपको इमोशनली मजबूत और रेजिलिएंट बनाता है। वर्कप्लेस में भी ये काम आ सकता है। जैसे ऑफिस में किसी ने आपके काम का क्रेडिट नहीं दिया या मीटिंग में आपके आइडिया को एकदम से खारिज कर दिया। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स और रोजमर्रा के इंटरैक्शंस में ये बहुत यूजफुल है। किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, ठीक है, उन्हें न देने दें। किसी ने कम आंका, उन्हें आंकने दें। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें न करने दें। जब आप दूसरों के कामों को कंट्रोल करने की ये कोशिश छोड़ देते हैं ना, तो आपकी बहुत सी मेंटल एनर्जी बच जाती है। आप छोटी छोटी बातों में, ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने के बजाय अपने काम पर, अपनी स्किल्स को बेहतर करने पर ध्यान लगा सकते हैं। जैसे आपका आइडिया किसी ने रिजेक्ट कर दिया। पहले आप शायद सोचते कि आइडिया ही बेकार था या मैं ही ठीक से समझा नहीं पाया। अब आप सोचते हैं ठीक है, उन्हें रिजेक्ट करने दो। हो सकता है उन्हें अभी इसकी वैल्यू समझ नहीं आई या शायद इसमें वाकई सुधार की गुंजाइश है। आप निराश होकर बैठने के बजाय अपनी एनर्जी उस आइडिया को और बेहतर बनाने या किसी और मौके पर लगाने के लिए बचा लेते हैं। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सोच हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये तो जैसे आम हो गए हैं। निश्चित रूप से हमारी ज्यादातर चिंता इसी बात से जुड़ी होती है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? पार्टी में सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या मेरा काम बॉस को पसंद आएगा? ये विचार हमें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। जब आप कॉन्शियसली, जानबूझकर दूसरों के व्यवहार और उनके फैसलों का कंट्रोल छोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें जवाब न देने दो, उन्हें सोचने दो जो वो सोच रहे हैं, उन्हें पसंद ना करने दो, तो आपका दिमाग इस बोझ से एकदम आजाद महसूस करता है। तो ये ओवरथिंकिंग को सीधे तौर पे कैसे रोकता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये ओवरथिंकिंग के रूट कॉज पर अटैक करता है। हम ज्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम दूसरों के कामों को अपनी कीमत या अपनी गलतियों से जोड़ लेते हैं। ये सोच उस कनेक्शन को तोड़ देती है। उनका व्यवहार उनका है, मेरा नहीं। ये समझ आते ही ज्यादा सोचने की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। साथ ही ये नेचुरली हेल्दी बाउंड्रीज बनाने में मदद करता है। अगर कोई लगातार आपकी आलोचना करता है या आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो आप कहते हैं उन्हें करने दो, और फिर आप तय करते हैं कि आपको उस इंसान से कितनी दूरी बनानी है। आप उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसे इमोशनल फ्रीडम कह सकते हैं क्या? भावनात्मक आजादी? हाँ बिल्कुल, ये भावनात्मक आजादी ही है।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको फीलिंग्स महसूस नहीं होंगी। दुख, गुस्सा, निराशा, ये सब नेचुरल है, लेकिन आप उन भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे जो दूसरों के कामों से ट्रिगर हुई हैं। आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, पर उन्हें अपनी शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते। इसे ऐसे समझें जैसे बारिश हो रही है, ये दूसरों का व्यवहार है, और आपने छाता खोल लिया, ये आपकी सोच है। बारिश तो हो रही है, पर आप भीगने से बच गए। आप गैर जरूरी ड्रामा और इमोशनल उथल पुथल से बचते हैं। इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कैसे देख सकते हैं, डेली लाइफ में? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या पहन रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, छोड़ो, उन्हें सोचने दो। आपने कुछ बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, ठीक है, उन्हें पसंद ना करने दो। आपका फोकस बाहरी रिएक्शन से हटकर अपनी कोशिश पर, अपने इंटेंशन पर आ जाता है। क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? क्या मैं अपने वैल्यूज के प्रति सच्चा रहा? अगर हाँ, तो बाकी सब नॉइज है, शोर है। और इससे शायद जिंदगी थोड़ी सिंपल भी हो जाती होगी। बहुत सिंपल। लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करना, उनकी अप्रूवल ढूंढना, ये बहुत थका देता है, मेंटली ड्रेनिंग है। ये सोच आपको इस रेस से बाहर निकालती है। आपकी लाइफस्टाइल फिर दूसरों के ट्रेंड्स पर नहीं, बल्कि आपके अपने कंफर्ट, जरूरत और मूल्यों पर आधारित होती है। जैसे किसी पार्टी में सब बहुत फैशनेबल कपड़ों में है और आप सिंपल पहन कर गए हैं। पहले शायद आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होते, अब आप सोचते हैं ठीक है, उन्हें पहनने दो जो वो चाहते हैं, मैं इसमें सहज हूं। ये आपको फैसले लेने में होने वाली जो दिमागी थकान होती है ना, डिसीजन फटीग, उससे भी बचाता है। वो थकान जो हर छोटी बात पर ये सोचने से होती है कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा या वो क्या सोचेंगे। आप बस अपने लिए क्लियर रहते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। सक्सेस, पैसा और समाज में हमारी इमेज, इन चीज़ों को लेकर भी हम काफ़ी चिंता करते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी कामयाबी देखें, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को सराहें, हमारी लाइफस्टाइल को अप्रूव करें। सोशल मीडिया ने तो इसे और हवा दे दी है। बिल्कुल। और यहाँ भी लेट देम थ्योरी उतनी ही रेलेवेंट है। आपकी सफलता पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई तारीफ करेगा, कोई जलेगा, कोई इग्नोर करेगा, ठीक है, उन्हें करने दो। आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपकी जर्नी का रिजल्ट है। उनकी प्रतिक्रिया उनकी अपनी सोच का। पैसे को लेकर कोई जजमेंट दे, तुलना करे, आपके खर्चों पर कमेंट करे, उन्हें करने दो। आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। और सोशल मीडिया, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये तो आजकल बहुत मायने रखते हैं लोगों के लिए। हाँ, मायने रखते हैं, पर किस हद तक? यहाँ ये सोच डिटैचमेंट सिखाती है, एक तरह का हेल्दी डिस्टेंस बनाना। अगर लोग आपकी पोस्ट लाइक ना करें, आपको अनफॉलो कर दें, आपकी राय से सहमत ना हो, करने दो। आपका काम है अपनी बात रखना, कुछ क्रिएट करना, शेयर करना। उनका काम है रिएक्ट करना। उनकी प्रतिक्रिया आपके पर्पस को या आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करती। ये आपको अपनी एम्बिशंस और गोल्स को बाहरी शोर से बचाकर प्योर रखने में मदद करती है। आप इसलिए मेहनत नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लिए मायने रखता है। अब एक मुश्किल एरिया पर आते हैं, पुराने घाव भरना, हीलिंग। जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है उन्हें माफ करना। हम अक्सर पास बैठ के रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये सवाल हमें उस दर्द से बांधे रखते हैं। और मेल रॉबिन्स मानती हैं कि यहाँ लेट देम थ्योरी सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाली हो सकती है। हीलिंग का पहला कदम अक्सर एक्सेप्टेंस ही होता है। ये एक्सेप्टेंस उस घटना को सही ठहराना नहीं है, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि वो हुआ। आप कहते हैं उन्होंने जो किया उन्हें करने दो, वो उनकी यात्रा थी, उनका कर्म था, उनकी सीमाएं थीं। इस स्वीकृति से आप उस बोझ को नीचे रखना शुरू करते हैं जिसे आप सालों से ढो रहे थे। लेकिन माफ करना वो इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, आसान बिल्कुल नहीं है। और यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब शायद वो नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी भूल जाना या उस व्यक्ति से फिर से रिश्ता बना लेना, वो शायद जरूरी ना हो। यहाँ माफी का मतलब है खुद को उस कड़वाहट से, उस गुस्से से, उस दर्द के जहर से मुक्त करना। किसी ने धोखा दिया, अपमान किया, आपको छोड़ दिया। जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप असल में कह रहे होते हैं मैं इस दर्द को अब और अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा, मैं इसे जाने देता हूँ। यह आपके अपने लिए एक चॉइस है, अपनी शांति के लिए। और उसी पल एक गजब की इमोशनल आज़ादी महसूस होती है। और क्या इसका कोई स्पिरिचुअल पहलू भी है, आध्यात्मिक? हाँ, गहरा आध्यात्मिक पहलू है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अक्सर तब होती है जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं और चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखते हैं
जैसी वे हैं। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हम केवल अपने विचारों और कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए नहीं। ये हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई के करीब लाती है। हर कोई अपनी समझ, अपने अनुभवों और अपनी सीमाओं के दायरे में जी रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इससे करुणा बढ़ती है, कंपैशन बढ़ता है दूसरों के प्रति। आप उन्हें जज करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे बढ़कर यह आपको अपनी आंतरिक शांति पर फोकस करने में मदद करता है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं जो बदलती रहती हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एकदम निचोड़, तो मुख्य बातें क्या होंगी? ये सिद्धांत हमें असल में क्या सिखाता है? सार ये है कि जिंदगी में हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान ये लिमिटेड रिसोर्स है। हमें चुनना होगा कि हम इसे कहाँ इन्वेस्ट करें। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की कभी ना खत्म होने वाली और बेहद थका देने वाली कोशिश में, या फिर अपनी शांति, अपने विकास और अपनी खुशी पर ध्यान देने में। लेट देम थ्योरी हमें दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देने और खुद को अपनी इनर पीस पर वापस लाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका देती है। मेल रॉबिन्स का मैसेज क्लियर है। आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ बाहरी चीजों या लोगों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और पैराडॉक्स ये है, विडंबना ये है कि जब आप दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी और अपना फोकस सही जगह लगा रहे होते हैं। वाह, यानी कंट्रोल छोड़ना ही असली कंट्रोल पाना है। क्या बात है। जब आप दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और उनके फैसलों को अपनी शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते, तो जिंदगी वाकई कितनी हल्की, शांत और पर्पसफुल महसूस हो सकती है। आप ज्यादा सोचने में नहीं बल्कि जीने में विश्वास करने लगते हैं। तो ये थी मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी पर हमारी आज की गहरी बातचीत। एक सीधा सा मंत्र, उन्हें करने दो या इसे जाने दो, जो चिंता कम करके शांति, क्लैरिटी और आजादी ला सकता है। याद रखें, जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बारे में उतनी नहीं है जितनी खुद को मुक्त करने के बारे में है। अगली बार जब कोई सिचुएशन आपको परेशान करे, तो एक पल रुकें और धीरे से खुद से कहें लेट देम। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम दूसरों पर दबाव डालना छोड़ देते हैं और उन्हें उनकी राह पर चलने देते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें भी बदलने या ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा सच्चा बनने की स्पेस दे रहे होते हैं? शायद जब बाहरी प्रेशर हटता है, तभी अंदर से असली बदलाव की गुंजाइश बनती है। इस पर विचार कीजिएगा जरूर। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है मेल रॉबिन्स की इस सोच से आपको अपने जीवन के लिए कुछ नया और उपयोगी जरूर मिला होगा। धन्यवाद। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी राहत है ये समझना कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही सिखाती है मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, लेट देम। अगर कोई आपकी सक्सेस को समझ नहीं पाता, लेट देम। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेट देम। उनकी जर्नी उनकी है और आपकी जर्नी आपकी। याद रखिए, आपकी हैप्पीनेस और आपकी पीस आपके कंट्रोल में है, किसी और के नहीं। और जब आप लेट देम कहना सीख जाते हैं, तो आपकी एंजाइटी गायब होने लगती है और आपकी क्लैरिटी वापस आने लगती है। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों के सारांश सुनने के लिए जुड़िए मेरे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक से। यहां हर ऑडियो बुक समरी डिजाइन्ड है आपको इंस्पायर करने, मोटिवेट करने और एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की ताकतवर इंसाइट्स आप मिस न करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद उन्हें भी ये छोटा सा मंत्र सुनने की जरूरत है। लेट देम। मैं हूं संदीप और आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक। मिलते हैं अगली किताब के सारांश में।